मेटल्स चैप्टर के ऊपर है। तो आज की वीडियो में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंसेस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंसेस, ये सब कुछ पढ़ेंगे एंड ये हमारे केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। तो पर्सनली ये मेरा फेवरेट चैप्टर है बिकॉज इस चैप्टर के थ्रू हम लोग अपने सारी रीजनिंग दे सकते हैं कि कोई मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस क्यों करता है और कोई एक पर्टिकुलर मेटल दूसरे मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है। सो दिस चैप्टर इज़ फुल ऑफ रीजंस एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि इसके अंदर रीजनिंग्स, एक्सेप्शंस, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। तो हम ये धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो एंड आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आए अच्छी तरीके से। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो अकरेंस ऑफ मेटल्स का टॉपिक है वो रिमूव हो चुका है। दैट मीन्स अकरेंस ऑफ मेटल्स टॉपिक इज नॉट कमिंग इन आवर टर्म 1 एग्जाम। सो अब हम लोगों ने ये चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट वन इज मेटल्स, सेकेंड वन इज नॉन मेटल्स। तो हम अब इनकी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो मेटल्स जो होते हैं, पहले देखते हैं कि मेटल्स हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो फर्स्ट वन इज वी यूज देम फॉर मेकिंग आवर यूटेंसिल्स। सेकेंड वन इज कि जो हमारे घर की इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं वो भी मेटल से फॉर्म होती हैं। एंड जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं क्योंकि नॉन मेटल्स जो है वो लेसर इन नंबर होते हैं एज कंपेयर टू मेटल्स। तो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स नॉन मेटल्स के हैं कार्बन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस। सो ऑल ऑफ दीज आर नॉन मेटल्स। तो हमारा जो क्लोरीन है वो वाटर प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है। तो ये कुछ मैंने दो यूजेस लिखे हैं क्लोरीन एंड फॉस्फोरस के। सो क्लोरीन इज यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन एंड फॉस्फोरस इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रैकर्स which are really harmful for our environment and for our health. So अब हम लोग इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्ट्रस अपीयरेंस। तो हमारे जो मेटल्स होते हैं उनका सरफेस शाइनी होता है, whereas on the other hand नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है विच इज आयोडीन। तो जो हमारा आयोडीन है वो नॉन मेटल है बट वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि इस चैप्टर में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो हमें साइड बाय साइड अपने नोट्स में लिखते रहना है कि कौन सी प्रॉपर्टी की कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। तो जितने भी मैंने ब्लू पेन से लिखे हैं वो सारे हमारे एक्सेप्शंस होंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के। सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ बेस्ड अपॉन द लस्ट्रस प्रॉपर्टी। हमारा जो मेटल्स का सर्फेस है दैट्स शाइनी एंड नॉन मेटल्स का शाइनी नहीं होता है। हमें यहाँ एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा मेटल ऑक्साइड है, तो जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स हैं वो डल होते हैं। दैट इज़ वाई जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैग्नीशियम को हमें क्लीन करना होता है बिफोर बर्निंग, वो इसलिए क्योंकि रखे वो एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि इम्प्योरिटीज़ अपने ऊपर असेंबल करवा लेता है, जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस डल हो जाती है। दैट इज़ वाई यू हैव टू रिमेंबर दैट मेटल ऑक्साइड्स आर डल इन अपीयरेंस। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज़ बेस्ड ऑन स्टेट्स। तो जो हमारे मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट के होते हैं, वेयर एज नॉन मेटल्स हमारे जो है वो सॉलिड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। वेयर एज नॉन मेटल्स की एक्सेप्शन हो गई ब्रोमीन, जो कि लिक्विड स्टेट में हम उसे ऑब्टेन करते हैं। तो हमारी एंड मेटल्स के अंदर सॉलिड स्टेट में मरकरी हमारी एक्सेप्शन हो गई। तो हमारा मेटल्स की एक्सेप्शन क्या है सॉलिड स्टेट में? मरकरी विच अपीयर्स एज इन लिक्विड स्टेट, वेयरएज नॉन मेटल्स में हमारे सॉलिड्स एंड गैसियस स्टेट्स में पाए जाते हैं, लेकिन हमारी एक्सेप्शन हो गई ब्रोमीन जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये हमारी हो गई नॉन मेटल्स की एक्सेप्शन एंड मरकरी हमारे मेटल का एक्सेप्शन। थर्ड प्रॉपर्टी इज मेटल्स जो होते हैं वो हार्डनेस में वेरी करते हैं। तो डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट हार्डनेस। जैसे कि हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि हमने डिफरेंट मेटल्स को लिए, कॉपर, एल्युमिनियम, सोडियम, हमने फिर इन्हें
नाइफ से कट किया एंड हमने देखा कि अलग अलग मेटल्स डिफरेंट इंटेंसिटी से कट हो रहे हैं। जैसे कि हमारा सोडियम जो था वो इजीली हम कट कर पाए उसे, बिकॉज वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, उसकी हार्डनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। वेयर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो है हमारे, वो हमें दिक्कत हुई उसे कट करने में, बिकॉज उनकी हार्डनेस सोडियम से डिफरेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी इन मेटल्स इज मैलिएबिलिटी। सो मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि किसी मेटल की कितनी एबिलिटी है थिन शीट्स में बीट होने की। सो व्हेन वी आर एबल टू बीट मेटल इन थिन शीट्स, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। और हमारे जो गोल्ड और सिल्वर है वो मोस्ट मैलिएबल मेटल्स की लिस्ट में आते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि गोल्ड एंड सिल्वर, दीज टू मेटल्स आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। तो मैलिएबिलिटी हमारी क्या प्रॉपर्टी हो गई कि थिन शीट्स में कितनी इजीली हम मेटल्स को बीट कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी, जो मैलिएबिलिटी के सिमिलर होती है। डक्टिलिटी में हम लोग थिन वायर्स में फॉर्म करते हैं मेटल्स को, जिसका हमने एग्जांपल लिया है कि सपोज वी टेक 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो जो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है हम उसे 2 किलोमीटर की लेंथ की वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये एक मेटल की प्रॉपर्टी है कि हम उसे इजीली वायर की फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इन दोनों फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी से हमें ये पता लगता है कि मेटल्स को हम किसी भी शेप में अपनी अकॉर्डिंगली फॉर्म कर सकते हैं एंड कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है कि हमारे जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दैट मीन्स वो इजीली अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम का। तो जो हमारे कॉपर और एल्यूमिनियम हो गए, ये दोनों हम यूटेंसिल्स बनाने में यूज करते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज द मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का वो हाई होता है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। गैलियम और सीजियम जो हो गए उनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो लो होते हैं। दैट मीन्स अगर हम गैलियम एंड सीजियम को अपने पाम पर भी रखेंगे तो दे विल लिक्विडिफाई इन द रूम टेम्परेचर। सो दिस शोज दैट दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो गैलियम और सीजियम हमारे एक्सेप्शन हो गए बिकॉज मेटल्स का जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एट्थ प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द कंडक्टेंस ऑफ हीट। कितनी इजीली हमारे मेटल्स हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो सिल्वर और जो कॉपर हो गए हमारे वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। लेड एंड मर्करी, these two are poor conductor of heat। तो हमारे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट में आते हैं सिल्वर एंड कॉपर और बैड कंडक्टर में लेड एंड मर्करी। अब बारी आती है हमारी 10th प्रॉपर्टी की, विच इज़ बेस्ड ऑन वायर्स। तो जो हमारी हाउस होल्ड वायर्स होती हैं, जो मैंने बताया कि वो भी मेटल्स की बनी होती हैं, कोटेड विथ पीवीसी। सो यहाँ पर पीवीसी क्या है? पीवीसी की फुल फॉर्म हो गई पॉली विनाइल क्लोराइड। सो पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉली विनाइल क्लोराइड। इसकी मदद से हम अपनी वायर्स को कोट करते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे। सो इट गिव्स अस प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। दैट इज वाई उसके ऊपर इंसुलेशन की होती है पीवीसी कोटिंग की। अब हमारे पास 11th प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की, दैट्स बेस्ड ऑन सोनोरस। सो सोनोरस होते हैं हमारे मेटल्स। इस प्रॉपर्टी में सोनोरस का मीनिंग हो गया कि जो मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं ऑन स्ट्राइकिंग द हार्ड सरफेस। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जब रिसेस होता है तो बेल बजती है। तो हमारी जो स्कूल बेल्स होती हैं वो मेटल से बनी होती है, इसीलिए बिकॉज मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो जब भी हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करेगा दैट विल प्रोड्यूस अ साउंड। सो ये हो गई हमारी सारी प्रॉपर्टीज मेटल्स की। नॉन मेटल्स में हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि जो हमारा कार्बन होता है दैट्स ऑल्सो अ नॉन मेटल।
लेकिन कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल है हमारे नेचर में, और उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम कहते हैं एलोट्रोप्स। सो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर एलोट्रोप्स। सो एलोट्रोप्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। सो फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी डायमंड। डायमंड जो है दैट्स द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड के पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो ये हमें याद होना चाहिए कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डायमंड, इट इज़ हाई। तो हमें इसकी वैल्यूज़ याद नहीं करनी है। सेकेंडली जो हमारे पास सेकेंड एलोट्रोप हो गया कार्बन का, दैट्स ग्राफाइट। सो जो ग्राफाइट है उसका बस हमें एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हमारे पास नॉन मेटल्स का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल हो गया ग्राफाइट, एंड हमारे पास मेटल का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल हो गया कॉपर एंड एल्यूमिनियम, विच आर यूजफुल इन मेकिंग यूटेंसिल्स। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। सो हमने इसमें नोट करा कि जितनी भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, इनमें एक्सेप्शंस बहुत सारी हैं। तो इतनी सारी एक्सेप्शंस होने की वजह से हम लोग अपनी रिएक्टिविटी सीरीज ऑब्टेन नहीं कर पाए एंड डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि कौन सा एलिमेंट किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जगह हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ फाइंड करी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नॉन मेटल्स और मेटल्स कितने डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारी जो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज़ है कि हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि जब हम मेटल को बर्न करवाते हैं एयर में तब क्या ऑब्जर्वेशंस होती है, एंड जब हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो तब क्या हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आती है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेटल्स को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो हम क्या क्या रिजल्ट्स ऑब्जर्व करते हैं। सो फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड बनता है, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में देखा था। जब हमने अपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा था तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी विद अ वाइट डैजलिंग फ्लेम। तो ये हमारी बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है दैट मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एंड मैंने ये आपको सेकेंड चैप्टर में भी बताया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में कि हमारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड से भी जाने जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने ये 5 सैंपल्स लिए ये अलग अलग मेटल्स के। तो फर्स्ट मेटल हमने लिया मैग्नीशियम, देन वी टुक सोडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम। सो आप लोगों को ये सारे सिंबल्स पता होने चाहिए क्योंकि ये हमने क्लास 9th में स्टडी किए थे। तो हमने देखा था चैप्टर 1 में दिस रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हम लोगों ने लिया कि हमारे पास सोडियम और पोटेशियम सैंपल्स हमने जब ऑब्जर्व करे उन्हें बर्न करके, तो हमने देखा कि दे आर वेरी रिएक्टिव एंड दे एक्ट वेरी विग्रसली विद द ऑक्सीजन। तो इसीलिए सोडियम एंड पोटेशियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर ले एंड फायर कैच ना कर ले। तो इसीलिए वी पुट सोडियम एंड पोटेशियम इन केरोसिन ऑयल बिकॉज दे रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो अब हम लोगों का हमने बात कर ली अपने सोडियम की एंड पोटेशियम मेटल की। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम की, और हमने साथ साथ रिवाइज भी करते चलना है। हमने बोला था कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम हम यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो कॉपर और एल्यूमिनियम थोड़ा सा टाइम लेते हैं बर्न होने में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसीलिए हमने इनकी इक्वेशंस ये लिखी हैं। और जब हमने ये सारे मेटल्स को एक साथ रिएक्ट करवाया था तो सबकी अलग अलग रिएक्शंस आए थे विद रिस्पेक्ट टू दी ऑक्सीजन। जैसे हमने देखा कि सोडियम एंड पोटेशियम दे रिएक्ट विग्रसली, वैसे ही कॉपर एंड एल्यूमिनियम दे टेक सम टाइम टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म दी मेटल ऑक्साइड। तो हमारी इक्वेशन फॉर्म हुई कि जब हमने कॉपर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमारे पास आया कॉपर ऑक्साइड CuO। तो ये हमने पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है एंड
हर वक्त चेक करना है कि ऑप्शंस में हो सकता है कई बार एमसीक्यूज में आपको दे दे कि ये हमारे पास इक्वेशन अनबैलेंस्ड है और ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशंस में सिंबल्स का तो कोई डिफर नहीं करेगा वो, लेकिन उसमें बैलेंसिंग का फ़र्क हो सकता है। तो इसीलिए हमें हर वक्त अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड रखना चाहिए। सो अब हम समझते हैं कि हमारी इक्वेशन कैसी फॉर्म होगी जब हम कॉपर एंड एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो हमने देखा कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है CuO, एंड जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाएगा Al2O3 विच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो 4 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम Al प्लस 3 टाइम्स ऑफ O2 गिव्स अस 2 टाइम्स ऑफ Al2O3 विच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये दोनों कॉपर एंड एल्यूमिनियम दे टेक सम टाइम टू रिएक्ट। इसी एंड हम लोगों ने पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं, वैसे ही कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिड्स एंड बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। सो जो मेटल ऑक्साइड्स एसिड एंड बेसिस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि तो अभी तक हमने देखा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इंक्लूड करके कुछ पॉइंट्स कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। फर्स्ट वन आर एसिडिक, सेकेंड वन आर बेसिक एंड थर्ड वन इज द एम्फोटेरिक। एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से थे? एसिडिक ऑक्साइड्स हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कहलाते हैं, एंड जो हमारे बेसिक ऑक्साइड्स है वो मेटेलिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। वेयर एज जो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है ये वो ऑक्साइड्स है जो एसिड्स एंड बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमारा Al2O3 विच इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये दो ऐसे हमने इसमें हमें NCERT में एग्जाम्पल दे रखा है कि ये दो ऐसे हमारे पास ऑक्साइड्स हैं मेटल्स के जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड से जाने जाते हैं क्योंकि ये एसिड एंड बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें NCERT में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन दिखाया है विद एसिड एंड बेस। तो हम लोग देखते हैं जब हमने Al2O3 विच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास बना एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। तो हम लोगों ने ये देखा था कि ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो हमारी क्या इक्वेशन बनी? Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स ऑफ HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives us twice of AlCl3 which is aluminum chloride with 3 times of water। अगर हमने सेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास रिएक्शन बनेगा Al2O3 plus 2 times of NaOH that is sodium hydroxide which is a base gives us twice of NaAlO2। इसे हम बोलते हैं सोडियम अल्यूमिनेट। तो हमें पता होना चाहिए कि NaAlO2 का केमिकल नेम क्या है? सोडियम अल्यूमिनेट। तो हमें ये लिख लेना चाहिए कि हमारा जो ये NaAlO2 है इसे हम सोडियम अल्यूमिनेट कहते हैं। और सोडियम बेस के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट के साथ हमें हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन हुई। तो हमने देखा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है एंड बेसिक के साथ भी। जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है इसकी रीजनिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हमने जब बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो हमने देखा कि Na पहले लिखा है Al से। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज के टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे दैट सोडियम इज मोर रिएक्टिव दैन एल्यूमिनियम। तो एंड इसका रीज़न मैं अभी भी दे सकती हूँ कि हमारा जो सोडियम एंड पोटेशियम है ये रिएक्ट करते हैं विग्रेसली विद ऑक्सीजन, वेयर एज जो एल्यूमिनियम है वो इतना इजीली रिएक्ट नहीं करता, इट टेक्स सम टाइम। तो उसमें इस को भी अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि हमारा सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है दैन एल्यूमिनियम, इसीलिए हमने सोडियम एल्यूमिनेट हमारा कंपाउंड बना रादर देन एल्यूमिनियम को हम आगे लिखते सोडियम से अगर वो लेस रिएक्टिव होता तो। अब हमारे पास ये पॉइंट आता है कि कोई भी ऑक्साइड हमारा जो है मेटल ऑक्साइड्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो जो क्योंकि वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, वेयर एज सिर्फ सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड ही ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कलीज फॉर्म करते हैं। सो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड आर soluble in water and they react with water to form
दी सॉल्ट, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमने अगर सोडियम ऑक्साइड लिया दैट इज Na2O, तो वो हमारे पास बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ट्वाइस ऑफ NaOH। अगर हमने पोटेशियम ऑक्साइड लिया एंड वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई Na2O with H2O gives us twice of NaOH। लेकिन अगर हमने लिया पोटेशियम ऑक्साइड तो हमारा बनेगा K2O प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, सॉरी K2O प्लस H2O gives us ट्वाइस ऑफ KOH। तो ये हमारी हो जाएगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की इंपॉर्टेंस मैंने आपको चैप्टर 1 में बताई है। तो यू शुड ऑलवेज राइट योर इक्वेशन इन दी बैलेंस्ड फॉर्म रादर देन इन अनबैलेंस्ड फॉर्म। तो अब हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए रिलेटेड टू दी केमिकल रिएक्शन वेयर वी रिएक्ट मेटल्स विद दी एयर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड हो गए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड के, तो आपको ये सिंबल्स पता होने चाहिए। दिस इज मैग्नीशियम, Al is aluminium, zinc is Zn and Pb is lead। तो हमारे जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये हमने एग्जांपल्स लिए हैं, और भी ऐसे मेटल्स हैं जिनके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये जब ऑक्सीजन में रिएक्ट करते हैं ये अपना मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं एंड वो आगे फर्दर ऑक्सीडेशन ना कर सके, इसीलिए उनके ऊपर एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको हम मेटल ऑक्साइड कहते हैं। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया दैट मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज दे हैव द थिन लेयर ऑन देम, दैट इज व्हाई दे प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। सेकेंड पॉइंट आता है कि आयरन जो है हमारा वो बर्न नहीं होता ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बट जो हमारी आयरन फिलिंग्स हैं अगर हम उसे कैंडल के ऊपर बर्न करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी आयरन फिलिंग्स इजीली कैच कर लेती हैं फायर को। और जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको बोला भी था कि इस चैप्टर में यू शुड रिमेंबर ऑल दी एग्जाम्पल्स जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे, बिकॉज इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स जितने भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका मेटल्स बर्न्ड इन एयर का, कि सिल्वर और गोल्ड ऐसे हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं विद ऑक्सीजन। तो ये लोग अपने मेटल ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं, तो सिल्वर एंड गोल्ड के मेटल ऑक्साइड्स नहीं होते। सो दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं एक प्रोसेस की जिसे हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर है उसके थ्रू प्रोसेस करवाते हैं। तो क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो रेजिस्ट करता है फ्रॉम फर्दर करोजन। तो करोजन में की प्रिवेंशन में हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड हेल्पफुल होता है। तो अब हम लोग प्रोसेस समझते हैं एनोडाइजिंग का कि वो कैसे होता है। सो फर्स्ट स्टेप इज कि हमें जो अपना एल्यूमिनियम आर्टिकल है वो हमें अपना एनोड पे प्रेजेंट करना है। सेकेंड स्टेप, हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को विच इज डाइल्यूट H2SO4 को अपने इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करेंगे। सेकेंडली, हमारी जो ऑक्सीजन की गैस है वो इवॉल्व होगी एट एनोड विच विल रिएक्ट फर्दर विद द एल्यूमिनियम आर्टिकल जो हमने वहाँ पर रखा था, एंड आफ्टर रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम आर्टिकल इट विल फॉर्म अ थिक लेयर जो कि हमारे आर्टिकल को फर्दर फाइन फिनिश देगी। तो हमारे क्या क्या स्टेप हो गए एनोडाइजिंग के। फर्स्ट स्टेप इज दैट हम लोग अपना एल्यूमिनियम आर्टिकल को एनोड पर रखेंगे, देन वी विल यूज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज आर इलेक्ट्रोलाइट विच विल after reacting with the aluminum article forms the oxygen gas released at the anode which further reacts with the aluminum article and then gives us the thick layer of oxide which will be providing us the final finishing। So ये हमारा जो एनोडाइजिंग का प्रोसेस है हम इसे अपने एल्यूमिनियम आर्टिकल्स की फिनिशिंग प्रोवाइड करने के लिए और उनको कोरोजन से बचाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा एनोडाइजिंग प्रोसेस। So let's move on towards our second chemical property in which we will be studying that metals reaction with the water। तो हम अगर मेटल को अपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड बनता है विद द एवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। एंड अगर हमारा मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल है, ये कंडीशन है आपको पता होनी चाहिए। तो जो हमारा मेटल ऑक्साइड हो गया
अगर वो सॉल्युबल है वाटर में तो वो फर्दर रिएक्ट करके वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। तो हमारा जो मेटल हाइड्रोक्साइड है वो फॉर्म होएगा व्हेन आर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द वाटर। तो ये मैंने रिएक्शंस की टेबल बनाई है जो हमें एनसीईआरटी में दिए हैं, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए टू अंडरस्टैंड विच मेटल विल रिएक्ट विद विच टाइप ऑफ वाटर। एंड हमारे यहाँ पे ये केमिकल इक्वेशंस भी हैं। तो हम लोग 3 फॉर्म्स पढ़ेंगे वाटर की। फर्स्ट वन इज कोल्ड वाटर, सेकेंड वन इज हॉट वाटर एंड थर्ड वन इज द स्टीम। तो हम लोग फर्स्ट कोल्ड वाटर में देखेंगे कि हमारा जो पोटेशियम एंड सोडियम है ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे विग्रसली, कि इनकी जो हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन होगी वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगी। तो हमारा जो रिएक्शन हो गया पोटेशियम एंड सोडियम का वो ये हो गया कि ट्वाइस ऑफ पोटेशियम प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर मिलकर बनाएगा ट्वाइस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। सिमिलरली हमारा जो सोडियम मेटल हो जाएगा वो सेम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, दैट ट्वाइस ऑफ Na प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर हमें देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमारा सोडियम ऑक्साइड है और पोटेशियम ऑक्साइड है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इसीलिए वो अपने हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पे सेम हुआ था कि वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ। तो ये कोल्ड वाटर के साथ ही इतना विग्रसली रिएक्ट कर लेगा। हमारा कोल्ड वाटर के साथ कैल्शियम भी रिएक्ट करता है, बट उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी हम उससे इतने सेटिस्फाइड नहीं थे, दैट इज़ वाई मैंने उसे अलग से लिखा है। तो हमारे कैल्शियम में जब हमने कोल्ड वाटर में ऐड किया था कैल्शियम को, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी विद द एवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। बट जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी वो इतनी ज़्यादा विग्रस नहीं थी कि वो फायर कैच कर ले, इसीलिए वो बट स्टिल दिस रिएक्शन वॉज एक्सोथर्मिक वन। तो ये हमारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन हो गए हाईली एक्सोथर्मिक। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने क्या बताया था फर्स्ट चैप्टर में, दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच देर इज एवोल्यूशन ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ हीट। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वाटर की तरफ। हमने हॉट वाटर का यूज़ किया एंड देखा सिर्फ मैग्नीशियम मेटल ही है जो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो हमने देखा कि जब हम मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, दैट इज MgOH2 विद द एवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। तो हमने देखा कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है उसके जो बबल्स फॉर्मेशन हुई है वो हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सरफेस पे स्टिक कर जाएंगे एंड दे विल हेल्प मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू फ्लोट ऑन दी हॉट वाटर। तो हमने हॉट वाटर में देखा सिर्फ मैग्नीशियम मेटल ही रिएक्ट करता है। थर्डली हम लोग बढ़े अपनी थर्ड फॉर्म की तरफ, स्टीम। स्टीम में हमने देखा कि एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट करते हैं विद इन दी स्टीम। तो स्टीम में हमने फर्दर देखा इनके रिएक्शंस को कि अगर हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन देखें तो उसमें आएगा हमारे पास एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाटर गिव्स अस Al2O3। Al2O3 से आपको पता लग गया होगा कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करा है क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है हमारा वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इट्स इनसॉल्युबल, दैट इज व्हाई इट डिडंट रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। हमने Fe का ही सिमिलरली देखा कि Fe 3 टाइम्स ऑफ Fe गिव्स अस 4 टाइम्स ऑफ वाटर। हमने देखा कि 3 टाइम्स ऑफ Fe प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2O गिव्स अस Fe3O4 विच इज द फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन। तो ये हमारी टेबल हो गई कि हमने डिफरेंट देखा इसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर फॉर्म्स के साथ कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी मेटल होंगे जो किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हमने ऑब्जर्व करा कि Pb विच इज लेड, Au विच इज गोल्ड, Ag विच इज सिल्वर एंड Cu विच इज कॉपर। तो ये हो गए हमारे कि ये हमें कोई भी टाइप ऑफ रिएक्शन शो नहीं करेंगे विद वाटर। तो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट 2 केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग नेक्स्ट 2 केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं। तो हमने मूव करने से पहले हमें ये देखना है कि जो मेटल्स बर्न हुए हैं हमारे एयर में वो कौन कौन सी हमें फ्लेम्स के कलर शो करेंगे। तो हमने देखा कि सोडियम जो है वो येलो कलर की फ्लेम शो करेगा, मैग्नीशियम जो है वो वाइट फ्लेम शो करेगा। ये ऐसा हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर में देखा था। थर्डली हमारा जो एल्यूमिनियम है वो सिल्वर कलर की फ्लेम शो करेगा एंड लास्ट वन विच इज कॉपर वो ब्लू फ्लेम शो करेगा। तो हमें ये फ्लेम कलर्स याद रखने हैं बिकॉज ये हमें एज एन एक्टिविटी में क्वेश्चन पूछा गया था एनसीईआरटी में।
तो इसीलिए हमारे लिए सारी एक्टिविटी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आंसर करने। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज केमिकल। आप सब लोगों को ये अच्छी तरह नोट करने हैं अपने नोट्स में, एंड कुछ भी इसमें से मिस नहीं करना, बिकॉज मैंने सारे जितने भी नोट्स हैं, क्योंकि मैंने जितने भी पॉइंट्स बनाए हैं वो बिल्कुल प्रिसाइज होके बनाया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो हमने ये अपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में पढ़ा है कि जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है। तो हमने अपने एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन का सैंपल लिए, लेकिन हमने सोडियम एंड पोटेशियम के सैंपल्स को एक्सक्लूड कर दिया हमारी लिस्ट से, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। ये हमने ऑक्सीजन के केस में भी देखा था एंड वाटर के केस में भी। तो हमने अपने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक के साथ एंड आयरन के साथ रिएक्शन करा एसिड का, तो हमारे पास ये इक्वेशंस आई। जब हमने मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्ट करा तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज MgCl2 की फॉर्मेशन हुई विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हमने एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा तो हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई विच इज AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलर हैपेंस विद द जिंक। जिंक को जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एंड लास्ट वन दैट इज आयरन। जब हमने आयरन को एसिड के साथ रिएक्ट करा तो सिमिलरली हमारे पास FeCl2 आया, दैट इज फेरिक क्लोराइड विद द एवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। इक्वेशंस है जो हमने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन की निकाली। तो हमने इसमें देखा कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन हो रही है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द क्लोराइड सॉल्ट। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है विच इज HNO3, जब हम मेटल्स को HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमने ऑब्जर्व करा कि कोई भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन नहीं कराता, बिकॉज HNO3 जो है विच इज नाइट्रिक एसिड वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन गैस हमारी फॉर्म होती भी होगी रिएक्शन में, उसको वो ऑक्सीडाइज करके वाटर फॉर्म कर देता है एंड खुद रिड्यूस हो जाता है या तो NO में या फिर NO2 या N2O। तो ये हो गए हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड्स। तो हम होता क्या है कि HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन गैस को वाटर में एंड खुद रिड्यूस हो जाता है इन एनी ऑफ दीज नाइट्रिक ऑक्साइड्स फॉर्म। इसीलिए कोई भी हमारा मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता एज अ फाइनल रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे फिर से एक्सेप्शन आती है कि जो मैग्नीशियम मेटल है और मैंगनीज विच इज Mn, तो मैंगनीज एंड मैग्नीशियम जो हमारे मेटल्स हो गए हैं वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन करवाते हैं। तो यहाँ पे ये हो गए हमारे एक्सेप्शंस, तो ये हमें याद होने चाहिए। अब हमने जो यहाँ पे रिएक्शन करा था मैग्नीशियम का विद द एसिड, हमने नोट करा था कि मैग्नीशियम इन सब मेटल्स में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एंड इसके रिएक्शन में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ बबल्स फॉर्मेशन हुई है, विच लीड्स अस टू द रिजल्ट दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन द मैग्नीशियम मेटल। तो ये हमें याद रखना है। और फास्टेस्ट भी हमारी हाइड्रोजन के बबल्स मैग्नीशियम में ही इवॉल्व हुए थे। लेकिन जो हमारा कॉपर मेटल है वो कोई भी बबल फॉर्मेशन नहीं करवाएगा। बबल फॉर्मेशन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि कॉपर मेटल जो है वो HCl के साथ या फिर किसी भी टाइप ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा। तो ये हो गए हमारे जितनी भी इक्वेशंस है और जितने हमने ये 4 अपने मेटल्स लिए थे, हमने जब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा तो हमने देखा कि हमारा जो मैग्नीशियम है वो सबसे टॉप पे आएगा लिस्ट पे, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक एंड देन आयरन। तो ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए कि जब हम अपने मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या ऑर्डर निकलता है। तो ऑर्डर क्या होगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। तो अब हम बात करते हैं एक्वा रीजिया की। एक्वा रीजिया जो है वो लैटिन वर्ड है एंड लैटिन से जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है रॉयल वाटर। तो एक्वा रीजिया का मतलब होता है रॉयल वाटर एंड एक्वा रीजिया की कॉम्पोजिशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इन दोनों के मिला के हमारा एक्वा रीजिया फॉर्म होता है एंड इन दोनों
को भी हम 3:1 के रेशो में फॉर्म करते हैं। तो हमें ये रेशो याद होना चाहिए बिकॉज MCQs आएंगे इस बारी हमारे टेस्ट में, तो हमें ये स्मॉल पॉइंट्स मिस नहीं करने हैं। तो हमारा रेशो हो गया एक्वा रीजिया का 3:1 एंड कॉम्पोजिशन कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो HCl जो है वो ज़्यादा होता है एक्वा रीजिया में एज कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये हमने रेशो से देखा। अगर हमने 3 पार्ट्स ऑफ HCl लिए हैं तो हम 1 पार्ट ऑफ HNO3 लेंगे। तो अब हम बात करते हैं एक्वा रीजिया के नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज़ कि एक्वा रीजिया हाईली करोसिव होता है। अगर हम एक्वा रीजिया को यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे हमारा मेटल जो है वो कोरोजन के अंदर जा रहा है। तो दिस शोज दैट एक्वा रीजिया इज अ हाईली करोसिव सोल्यूशन एंड इट इज़ ऑल्सो अ फ्यूमिंग लिक्विड। तो हमसे ये MCQs में पूछा जा सकता है कि तो हमसे ये MCQs में पूछा जा सकता है दैट विच सोल्यूशन इज हाईली करोसिव एंड फ्यूमिंग इन नेचर। तो हम बोलेंगे एक्वा रीजिया। लास्ट पॉइंट इज दैट सिर्फ एक्वा रीजिया ऐसा सोल्यूशन है जो गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व करता है एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 साथ में मिलकर ही डिसॉल्व कर पाएंगे। अगर हम उन्हें अकेले अकेले एज अ आइडेंटिकल सॉल्यूशंस यूज करेंगे तो हम देखेंगे कि गोल्ड एंड प्लैटिनम डिसॉल्व नहीं हो रहे। तो एक्वा रीजिया इज द ओनली सॉल्यूशन व्हिच डिसॉल्व्स गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ये बात हो गई हमारे एक्वा रीजिया की। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने मेटल A लिया है एंड SS का मीनिंग है सॉल्ट सॉल्यूशन, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब अगर हमने मेटल A लिया और सॉल्ट सोल्यूशन लिया B का, तो हम देखेंगे कि सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ A बन जाएगा एंड मेटल B डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये जो हमारी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यूज़ करेंगे। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, केस 1 लेते हैं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में फेरिक सल्फेट विच इज़ FeSO4 लिया एंड उसके अंदर कॉपर डाला। सेकेंड केस हमने लिया कि टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट लिया विच इज़ CuSO4 एंड उसके अंदर आयरन डाला। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, कॉपर को FeSO4 में डाला एंड सेकंड में आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डाला। तो हम नोट करेंगे कि इस रिएक्शन में हमने ये वाला जो हमारा सेकंड केस है इसमें Fe डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड खुद FeSO4 बना लेगा। ये हमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में भी पढ़ी थी रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा केस 2 कि केस 2 ही पॉसिबल है, केस 1 में तो कोई चेंज नहीं ऑब्जर्व करेंगे हम, क्योंकि कॉपर इतना रिएक्टिव नहीं है कि वो FeSO4 में से Fe को डिस्प्लेस कर दे एंड खुद कॉपर सल्फेट फॉर्म कर ले। तो हमने क्या देखा कि रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन मोल्टन फॉर्म। मोल्टन फॉर्म वो फॉर्म होती है कि हम अगर किसी सॉलिड को हीट करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि वो मोल्टन फॉर्म है। तो हम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड जब वो मोल्टन फॉर्म में होगा। तो अब बारी आती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ की। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ का मुझे बहुत देर से वेट था बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जो आपके सारे जितने भी अभी तक के डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ जो हमारी फाइनल रिएक्टिविटी सीरीज हमने फॉर्म करी वो लास्ट प्रॉपर्टी के थ्रू करी, बिकॉज हमने जो पहले की 3 एक्टिविटीज़ की थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, एसिड के साथ रिएक्ट करवा के, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के एंड वाटर के साथ रिएक्ट करवा के, तो हमने देखा था कि वहाँ पर कुछ मेटल्स ऐसे थे जो रिएक्ट नहीं कर रहे थे। जैसे वाटर के केस में हमने जब मेटल को रिएक्ट करवाया था तो वहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इन्होंने ये रिएक्ट नहीं करे थे वाटर के साथ। तो हमने देखा कि कुछ मेटल्स रिएक्ट नहीं कर रहे। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर, तो उससे हमें बेटर रिजल्ट्स फाइंड हुए एंड इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने रिएक्टिविटी सीरीज अपनी डेवलप करी। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू हमने रिएक्टिविटी सीरीज को फाइंड किया। तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपनी रिएक्टिविटी सीरीज बनाई। तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है कि पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट
फिर सोडियम आता है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। तो ये ऐसे करके हमारी लिस्ट चलती है। पोटेशियम से शुरू होती है, गोल्ड पे फिनिश होती है। तो दिस शोज कि पोटेशियम इज द हाईली रिएक्टिव मेटल एंड गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव। तो नीचे जैसे जैसे हम जाते रहते हैं वैसे वैसे हमारी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। तो टॉप मोस्ट इज द मोस्ट रिएक्टिव और ये लीस्ट रिएक्टिव। तो हम लोग ये अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को याद कैसे करेंगे? मैंने इनके इनिशियल्स लेकर मेटल्स के एक स्टेटमेंट फॉर्म करी है जिसे आप याद कर सकते हैं एंड उसके थ्रू रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे व्हेन से। व्हेन जो है हमारा वो एज अ वर्ड यूज करा है। तो हम क्या करेंगे? व्हेन पार्टी स्टार्ट्स कॉल मी एंड ज़ारा एंड ईरा लाउडली। ये वाला जो एंड है ये यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा यूज करा है। तो हमारा हम क्या करेंगे कि हम हाइड्रोजन से अबव वालों को एक स्टेटमेंट में समझेंगे एंड नीचे वालों को, जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं मेटल्स, उनको हम दूसरी स्टेटमेंट में समझेंगे। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स आते हैं हम उन्हें इस स्टेटमेंट में समझेंगे कि व्हेन पार्टी स्टार्ट्स कॉल मी एंड ज़ारा एंड ईरा लाउडली। तो हमारे क्या क्या बने? पार्टी का P, स्टार्ट्स का S, कॉल का C, मी का M, एंड का A, Z का Z, ज़ारा का Z, ईरा का I, L, लाउडली का L। तो हमारे ऐसे चलेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। तो क्या हो गया? व्हेन पार्टी स्टार्ट्स कॉल मी एंड ज़ारा एंड ईरा लाउडली। तो फिर हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन से नीचे वाले को हम ऐसे करेंगे, कैरी माय सिल्वर एंड गोल्ड रिंग। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो कॉपर का हो जाएगा कैरी, मरकरी का हो जाएगा माय, सिल्वर एंड गोल्ड ऐसे ही रहेंगे, रिंग इज द एडिशनल वर्ड। तो हम ऐसे याद करेंगे हमारी रिएक्टिविटी सीरीज को। तो कैसे? व्हेन पार्टी स्टार्ट्स कॉल मी एंड ज़ारा एंड ईरा लाउडली, फिर हाइड्रोजन आ जाएगा एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट होगी कैरी माय सिल्वर एंड गोल्ड रिंग। तो ऐसे हमारी हो गई रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये होता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज तक का टॉपिक कंप्लीट। तो अब बारी आती है हमारे आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम लोग नोबल गैसेस के टॉपिक को पढ़ते हैं। नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनके कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल होता है। कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल का मतलब है कि उनकी जो केमिकल एक्टिविटी है वो काफ़ी लो होती है। दैट मीन्स वो लोग केमिकल रिएक्शंस शो नहीं करते इतनी ईजीली, बिकॉज उनके जो न्यूक्लियस होता है वो कम्पैक्टली पैक्ड होता है ड्यू टू दी कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो अब हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो क्या होती है रिएक्टिविटी मेटल्स की कि कितनी इजीली वो अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके या फिर लूज करके, उसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास सोडियम मेटल है एंड सोडियम मेटल का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 11 है। हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था कि K, L एंड M शेल्स होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो K वाले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। L वाले शेल में आते हैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। M वाले शेल में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 281 बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 11। तो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दैट मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, दैट इज कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल्स। तो हम लोगों को प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट पता है कि प्रोटॉन्स हमारे वो उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है मेटल या नॉन मेटल का, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, बट ओनली इन केस अगर मेटल या नॉन मेटल के पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है।
तो ये हमारे हो गए प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स हो गए सोडियम मेटल के 11 बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर 11 है, एंड अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके पूरी कॉन्फ़िगरेशन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एंड उसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो 10 की तरफ, एंड जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 10 हो जाएंगे। तो इस केस में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होंगे क्योंकि लूज करने के बाद हमारे Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8, एंड अगर सेम बात करें हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 287, दैट इज KLM शेल्स। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया तो इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। दैट मीन्स क्लोरीन नीड्स टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। तो हमारे क्लोरीन के प्रोटॉन्स कितने हो गए 17, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 है, एंड इस केस में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल नहीं होंगे बिकॉज अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18, क्योंकि उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ जाएंगे, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ा देंगे। तो हमने देखा कि क्लोरीन ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करा तो हमारे पास Cl माइनस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 288। तो हम लोग इनके बीच में रिएक्शन करवाएंगे। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है जो वो देना चाहता है, एंड क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना चाहता है, तो इनके बीच में ये आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी एंड फाइनल प्रोडक्ट बनेगा Na प्लस एंड Cl माइनस। तो हमने किया कैसे, Na के ऊपर हमने डॉट से रिप्रेजेंट करा इलेक्ट्रॉन को। तो हमें याद रखना है कि जिस एलिमेंट के ऊपर हमने डॉट से रिप्रेजेंट करा है वो इलेक्ट्रॉन को देगा, एंड जो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्रॉस हमने इसके कैसे रिप्रेजेंट करे हैं, क्रॉसेस को हमने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमेशा पेयर में होते हैं। ऊपर तो हमने कितने क्रॉसेस लगाए 7, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने, आउटर मोस्ट शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे हमने उसको रिप्रेजेंट किया है क्रॉस साइन से। तो हमारे यहाँ पे 7 साइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दिस 7th पेयर इज अलोन। तो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। तो हमने देखा कि NaCl जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ, तो हमारा जो NaCl का कंपाउंड फॉर्म होगा वो Na प्लस एंड Cl माइनस की अट्रैक्शन की वजह से फॉर्म होगा, रादर देन अगर वो अलग अलग एलिमेंट्स होते तो वो कभी कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। यहाँ पे बेसिक एंड द फॉरमोस्ट रीज़न यही है कि NaCl फॉर्म इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। हमने लिया मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 282। मैग्नीशियम ने अगर अपने आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया तो वो अपनी एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा, एंड Cl का केस तो सेम होगा जो हमने यहाँ पे लिया था Na केस में। तो यहाँ पे Cl का 17 है एटॉमिक नंबर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी, एंड Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया, दैट इज Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास Cl माइनस की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड मैंने बोला कि जहाँ पर हमारा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे दैट मीन्स वो दे रहा है, एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे जो रिसीव कर रहा है। तो हमने देखा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने 1 क्लोरीन को दिया एंड दूसरे को दिया, तभी हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो MgCl2 फॉर्म होता है रादर देन MgCl, क्योंकि जो वैलेंसी होती है मैग्नीशियम की वो 2 होती है, इसीलिए हमारा कंपाउंड जो है Cl वाला एलिमेंट वो उसकी 2 वैलेंसी ले लेता है। तो फाइनल हमारे बन गए Mg+2 एंड Cl-2। तो हमने देखा, ये हमने पहले पढ़ा है कि कैटाइन वो होता है जिसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, एंड एनायन वो होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 आया है तो ये कैटाइन हो जाएगा, एंड Cl-2 आया तो ये हमारा एनायन हो जाएगा। तो हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं
विच आर मेड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो ये कंडीशन है कि हमेशा आयनिक कंपाउंड्स मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में ही फॉर्म होंगे। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ये हमें एक टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इनके मेल्टिंग पॉइंट्स याद नहीं करने, बट आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए ताकि आप लोग बता सके कि अगर आपको इन में से कोई सा भी 4 ऑप्शन बना के पूछा गया है तो किसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो हमने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट का जो लिस्ट है वो ऐसी है, CaO, फिर NaCl, फिर CaCl2, फिर MgCl2 एंड देन LiCl। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट CaO विच इज़ कैल्शियम ऑक्साइड का है एंड सबसे लोएस्ट लिथियम क्लोराइड का। सिमिलरली हमारा बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एंड सबसे लोएस्ट लिथियम क्लोराइड का। तो जो बॉइलिंग पॉइंट्स का लिस्ट है उसमें NaCl और MgCl2 के बॉइलिंग पॉइंट के नंबर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। NaCl का बॉइलिंग पॉइंट 1686 है एंड MgCl2 का 1685 है। तो यहाँ पर सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में। तो आप लोग इन्हें कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा ये लिस्ट हो जाएगी मेल्टिंग पॉइंट की एंड ये हो जाएगी बॉइलिंग पॉइंट की। तो ये आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो अब लोग प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल नेचर। तो जो हमारा आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड एंड हार्ड होते हैं। तो सॉलिड एंड हार्ड क्योंकि इसलिए है क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रेजेंट, इसीलिए वो सॉलिड है और हार्ड है। फ्यू आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मीन्स जो इजीली ब्रेक हो जाए थोड़े से प्रेशर लगाने पे भी। तो फिर आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड दे आर सॉलिड इन स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स के हाई होते हैं एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए होती है टू ब्रेक द इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए दे नीड हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इससे पता लगता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसके बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है बाकी सब कंपाउंड से। थर्ड प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन्स कि आयनिक कंपाउंड्स वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं एंड इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स के अंदर। यहाँ पे सॉल्वेंट्स हो गए अल्कोहल। तो ऐसे जो वाटर के अलावा सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें इनसॉल्युबल होता है एंड आयनिक कंपाउंड्स आर ओनली सॉल्युबल इन वाटर। ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने आपको बताया था, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि कितनी इजीली वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब है कि चार्ज्ड पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। तो जो सोल्यूशन है आयनिक कंपाउंड का वाटर के अंदर वो आयंस कंटेन करता है। तो हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड्स आयन से फॉर्म हो रखे हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है सोल्यूशन से तो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ आयंस मूव कर जाते हैं। दैट मीन्स पॉजिटिव आयन मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव आयन मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो फिफ्थ हमारा आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर हमारी कोई मूवमेंट नहीं होती आयंस की, बिकॉज वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजिड स्ट्रक्चर होता है एंड वो सिर्फ मोल्टन फॉर्म में ही या फिर मोल्टन स्टेट में ही मूवमेंट शो करते हैं। तो ये मोल्टन में क्यों मूव करते हैं? क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेता है। तो ये हमारी हो गई प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन वाज द फिजिकल नेचर, सेकंड वन वाज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो भी हाई होता है क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है। थर्ड वन इज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हमने पढ़ा कि वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट्स। एंड फोर्थ वन विच इज द लास्ट, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। सॉलिड स्टेट में मूवमेंट नहीं होती, मोल्टन फॉर्म में या फिर मोल्टन स्टेट में मूवमेंट होती है बिकॉज हीट की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाती है।
तो अब हमारा बचता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, विच इज़ करोजन, जिसके बारे में हमने चैप्टर 1 में भी थोड़ा सा पढ़ा था, बट नाउ ये जो टॉपिक करोजन यहाँ हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ये थोड़ा इलैबोरेटिव है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ करोजन। करोजन में हम लोग सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ कोटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि किसकी कोटिंग विद किस कलर की होती है। तो फर्स्ट कोटिंग हमारी आती है सिल्वर की। सिल्वर की कोटिंग होती है ब्लैक। ब्लैक इसलिए होती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो सल्फर प्रेजेंट होता है उसके साथ सिल्वर रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो कि ब्लैक कोटिंग प्रोवाइड करता है सिल्वर को। सेकेंड मेटल इज कॉपर। कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आती है बिकॉज जो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एयर में, कॉपर उसके साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है विच इज CaCO3, एंड वो CaCO3 उसे ग्रीन कलर की कोटिंग प्रोवाइड करती है। लास्ट मेटल इज आयरन। आयरन के बारे में हमने पढ़ा है कि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर दैट इज मॉइस्ट एयर में वो रिएक्ट करता है एंड रेड कलर रेडिश ब्राउन कोटिंग प्रोवाइड करता है, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कंडीशंस ऑफ करोजन जानने के लिए। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन नेल को वाटर के अंदर रखा, लेकिन इट वाज पार्शियली डिप्ड। सेकेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने आयरन नेल को वाटर के अंदर रखा, लेकिन उसके ऊपर हमने एक ऑयल की लेयर फॉर्म कर दी ताकि जो एटमॉस्फेयर है वो वाटर के साथ रिएक्ट ना कर सके। थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन नेल लिए एंड उसको एनहाइड्रस CaCl2 के साथ रख दिया, एंड हेयर CaCl2 विच इज कैल्शियम क्लोराइड, हेयर CaCl2 विच इज कैल्शियम क्लोराइड इज अ ड्राइंग एजेंट। वो एटमॉस्फेयर को ड्राई करता है, उससे सारा मॉइस्चर निकाल देता है ताकि हमारे जो आयरन नेल है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ना करे। तो हमने देखा कि जो हमारी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने पार्शियली डिप किया था आयरन नेल को वाटर के अंदर, वहां पर रस्टिंग होती है। सेकेंड और थर्ड टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने सेकेंड टेस्ट ट्यूब में ऊपर एक ऑयल लेयर फॉर्म की थी, एंड थर्ड टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने CaCl2 को विच वाज अ ड्राइंग एजेंट डाला था आयरन नेल के साथ, उन दोनों टेस्ट ट्यूब में वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से देखा कि हमारे करोजन के लिए जो कंडीशंस चाहिए हमें वो है एयर एंड वाटर। तो एयर एंड वाटर बोथ शुड बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम फॉर करोजन टू हैपन। तो अब हम करोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ प्रिवेंशन के मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज वी कैन डू पेंटिंग, सेकेंड वन इज ऑयलिंग द मेटल, थर्ड वन इज क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग का मतलब होता है कि जो क्रोमियम है उसको हम अपने मेटल के ऊपर उसकी कोटिंग कर दें, तो हमारा क्रोमियम है वो हमारे मेटल को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट वन इज ग्रीसिंग, एंड द लास्ट वन इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम प्रोटेक्ट करते हैं स्टील और आयरन को फ्रॉम रस्टिंग बाय प्रोवाइडिंग अ जिंक लेयर, स्टील को एंड आयरन को, जो कि हमारी जो जिंक लेयर होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है एटमॉस्फेयर में एंड जिंक ऑक्साइड फॉर्म कर लेती है। तो अगर सपोज हमारी जिंक लेयर जो है वो ब्रेक भी हो जाए, प्रोटेक्शन ब्रेक हो जाए, तो जो हमारा जिंक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है वो हमारे मेटल को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम रस्टिंग। तो ये होते हैं हमारे प्रिवेंशन के मेथड्स। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स अलॉइंग। अलॉइंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी मेटल के अंदर मेटल या फिर नॉन मेटल ऐड करके उसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव कर दें। तो हमने क्या करा कि जो हमारा आयरन होता है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल है, लेकिन हम आयरन को प्योर स्टेट में यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो प्योर स्टेट में सॉफ्ट है और अगर उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। क्या करते हैं, आयरन को जब कार्बन के साथ मिक्स करते हैं एंड कार्बन भी हम 0.05% ले रहे हैं, तो हमारे पास जो अलॉय फॉर्म होता है वो हार्ड होता है एंड स्ट्रॉन्ग होता है। एंड नेक्स्ट हम एक और चीज कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आयरन को चेंज करने के लिए, कि हम आयरन में निकल एंड क्रोमियम को ऐड कर दें। क्रोमियम का सिंबल होता है Cr। अगर हम निकल और क्रोमियम को आयरन में ऐड कर दें तो हमारे पास स्टेनलेस स्टील बनता है जो कि रस्टिंग नहीं होती जिस पे।
तो अगर हम अपने घर में यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं और उस पर लिखा होता है स्टेनलेस स्टील, तो उसका मतलब है कि वो आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम से बना है एंड उस पर कभी भी रस्टिंग नहीं होगी। देखा कि हम प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं या तो मेटल को ऐड करके या फिर नॉन मेटल को ऐड करके। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल आयरन का लिया था। आयरन में हमने क्यों ऐड किया? बिकॉज वो प्योर स्टेट में यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉफ्ट होता है एंड इजीली स्ट्रेच हो जाता है। तो हमने या तो फर्स्ट केस में कार्बन ऐड करा जिससे हमें हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग अलॉय मिला, एंड नेक्स्ट केस में हमने निकल एंड क्रोमियम ऐड करा जिससे हमें स्टेनलेस स्टील की फॉर्मेशन हुई। तो हमने देखा कि एक अलॉय क्या होता है। अलॉय एक होमोजेनस मिक्सचर है दो से ज़्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल्स का। तो हमें ये डेफिनेशन याद रखनी है कि अलॉय इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमारा प्राइमरी मेटल होता है उसे मेल्ट करते हैं। सेकेंडली उसके अंदर मेल्ट जब वो हो जाता है तो हम दूसरे एलिमेंट को ऐड करते हैं एंड ऐड करने के बाद हम उस पूरे मिक्सचर को कूल डाउन होने देते हैं जिसकी वजह से हमारे पास अलॉय फॉर्म होता है। तो हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप है हमारा मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल, फिर है एडिशन ऑफ द अदर एलिमेंट एंड देन कूलिंग इट डाउन। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है हमें एनसीईआरटी ने नोट की फॉर्म में कि जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। हम प्योर गोल्ड यूज नहीं करते क्योंकि वो सॉफ्ट है नेचर में। तो हम क्या करते हैं, प्योर गोल्ड में वी अलॉय इट विथ ईदर सिल्वर और कॉपर। आफ्टर अलॉइंग वी गेट हार्ड गोल्ड और हम उस गोल्ड को यूज करते हैं अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि तो मार्केट में क्या होता है कि 22 कैरेट गोल्ड जो है वो यूज होता है ज्वेलरी बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। अब 24 कैरेट गोल्ड का मीनिंग है कि 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड इज यूज्ड विद 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर और एजी विच इज सिल्वर। तो कॉपर या फिर एजी को यूज करके विच इज 2 पार्ट्स ओनली, 22 पार्ट्स में गोल्ड के हम एक अलॉय फॉर्म करते हैं जो कि हार्ड होता है नेचर में। अब हमने देखा कि हमारा Hg जो होता है वो मरकरी का फॉर्मूला होता है। तो मरकरी का अलॉय जो भी बनता है वो अमलगम कहलाता है। सो वी हैव अ पॉइंट हियर दैट अलॉयज हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट दैन देयर प्योर मेटल्स। So here we have an example that brass is an alloy of copper and zinc. तो मैंने यहाँ पे 3 alloys लिखे हैं. You should remember them with their metals कि उन्हें किन किन मेटल से कंबाइन करके फॉर्म किया गया. तो हमने फर्स्ट देखा, first alloy is brass which is made up from copper and zinc. Second one is bronze which is formed by copper and tin. tin का जो फॉर्मूला होता है वो Sn होता है. Last one is solder. Solder is made from lead and tin. So हमसे ये MCQ में पूछा जा सकता है कि lead and tin का alloy कौन सा है? Solder. Copper and tin का है bronze and copper and zinc का है brass. तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि bronze जो है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है, बट हमें ये भी पता है कि जो कॉपर यूज़ किया गया है ब्रोंज को बनाने के लिए उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं. तो हमने यहाँ पर एक और चीज़ देखी कि जो सोल्डर अलॉय है जो कि लेड एंड टिन से बना हुआ है, इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, बट दिस पीबी एंड टिन आर यूज फॉर वेल्डिंग पर्पसेस. सो हमने यहाँ पे देखा कि अलॉयज की प्रॉपर्टीज जो है वो लो होती है एज कंपेयर टू दी प्योर मेटल. लास्ट थिंग इज कि हमें जो नोट में एक चीज बताई हुई है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आयरन पिलर विच वॉज मेड 1600 years ago and this iron pillar is near Qutub Minar. So this iron pillar is 8 meter long and of 6000 kg. तो जो आयरन पिलर ये फॉर्म किया गया था जिन वर्कर्स के थ्रू, उन्होंने ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ करी थी कि आज तक ये आयरन पिलर पे रस्टिंग नहीं हुई है. सो ये हमारे पास एक फैक्ट है. तो हमसे पूछा जा सकता है कि विच मॉन्यूमेंट हैज़ दिस आयरन पिलर, सो वी कैन से कुतुब मीनार. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर एंड कल हमारा होगा MCQ सेशन दैट इज़ Day 4.
तो आई होप आपको ये सबको चैप्टर समझ आया होगा। अभी तक हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। फर्स्ट वन इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सेकंड इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एंड दिस वन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं, मैं उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। मैं रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो खत्म होने के बाद अपनी एनसीईआरटी बुक से चैप्टर को एक बार गो थ्रू हो जाए, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हमने किस फॉर्म में चैप्टर को कवर किया है। एंड प्लीज़ रिवाइज माई नोट्स, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रिसाइज नोट्स बनाए हैं जितने हो सकते हैं एक चैप्टर के, एंड इट कंटेन्स ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द टर्म 1 एग्जाम. So do like, subscribe to my channel for further updates, and do share it with your friends. So meet you guys in my next video. Until then, take care.